हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित जो हमारा लेक्चर चल रहा है, और आज इस लेक्चर में हम लोग जो है तीसरा चैप्टर देखेंगे। अभी तक चैप्टर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा कर के ज़रूर कवर करें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए आज तीसरा चैप्टर देखते हैं, दैट इज कृषि का महत्व। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान काफ़ी अधिक है, किंतु यह धीरे धीरे कम हो रहा है। 1950-51 में 55.40% था, जो कि 2013-14 में औसत आधार पर घटकर 13.9% रह गया है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च पे आप देख रहे हैं मात्र 0.3% जो है वो व्यय किया जाता है, जबकि आप देखेंगे अमेरिका में वहीं पर जो है वो जीडीपी का कितना 4% खर्च किया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको एक चीज़ और याद रखना है, जो इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक जो सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, ठीक है, 2020-21, और बजट भी हुआ है, क्या है, 2021-22। तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से याद रखना है कि अगर पूछा जाता है कि 2019-20 में कितना योगदान रहा कृषि का, तो 17.8% रहा है। जबकि वहीं पर 2020-21 में कितना अनुमानित है आर्थिक सर्वेक्षण में, तो वह है 19.9% अनुमानित है जीडीपी का, ठीक है, कृषि में योगदान। चलिए आगे चलते हैं। रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व क्या है, तो देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा अकेला व्यवसाय है, यानी प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे तो कृषि क्या है, एक सबसे बड़ा व्यवसाय है। औद्योगिक विकास में कृषि का क्या महत्व है? देश के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है, अतः देश के औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण। विभिन्न उद्योगों जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, हथकरघा, बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व क्या है, तो भारत की विदेशी व्यापार का जो अधिकांश भाग है वह कृषि से ही जुड़ा है। 2014-15 में देश के निर्यात में कृषि एवं संबंधित वस्तुओं का जो प्रतिशत रहा, वह अनुपात रहा 12:1 का, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश में कृषि। तो कृषि विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई है, वर्ष 1875 ईस्वी में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि प्रारंभ में कृषि का जो कार्य था वो क्या था, तो कृषि विभाग का कार्य जो है वो कृषि संबंधी आंकड़ों के संकलन तथा आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से भी संबद्ध किया गया, तो कब, वर्ष 1880 ईस्वी में। और स्थापना कब की गई कृषि विभाग की, 1875 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी 1919 रहा, उसके पारित होने के बाद कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के परिणाम स्वरूप कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया। कब, तो यह 1 दिसंबर 1919 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई है, तो 1 मई 1920 ईस्वी को। अगर पूछा जाता है देश में कब की गई है, तो 1875 ईस्वी में। और इसको जो है राज्य के अधीन कब किया गया है, तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1919 पारित हुआ, उसके बाद कृषि क्षेत्र जो है वो राज्य के अधीन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया, तो 1 दिसंबर 1919 को। कृषि विभाग के तत्कालीन क्रियाकलापों में कृषि क्षेत्र तथा
यथा उपज पालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन उद्यान, कोलोनाइजेशन और संबंधित गतिविधियों का जो है समावेश था कृषि विभाग के जो है उस समय। ठीक है, तो कृषि विभाग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें थी। बस आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो हैं आपके नहीं बनेंगे, जो बनेंगे यहाँ पर हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि कोलोनाइजेशन योजना कब समाप्त हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो वर्ष 1964 ईस्वी में। औद्योगिकी को पृथक विभाग उद्यान के रूप में कब सृजित किया गया, तो इंपॉर्टेंट तथ्य है वर्ष 1974 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में विविध संस्थाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश बीज विभाग निगम, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, यूपी एग्रो, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमानखेड़ा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आदि के सम्मिलित प्रयास से कृषि उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों को गति प्रदान करने में प्रयासरत है। तो उत्तर प्रदेश में सब जो विभाग हैं, संस्था हैं, इन सभी से जो है वो जो कृषि में उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप होते हैं उसमें क्या है, गति प्रदान करने में सब क्या है, प्रयासरत हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कृषि विभाग का उत्तरदायित्व क्या होता है। तो कृषि विभाग का उत्तरदायित्व क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी प्रसार एवं कृषि निवेश प्रबंधन के माध्यम से विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में कृषि विकास की दर को क्या है, तीव्र गति प्रदान करना है। तो कृषि विभाग का क्या दायित्व है कि किसी विशेष परिस्थिति क्षेत्र जो हैं, जैसे कोई एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, तो वहाँ पर उस क्षेत्र की क्या विशेष परिस्थिति है, कैसी है, ऊसर है, किस तरह की ज़मीन है, वहाँ पर जो है आपको कौन सी टेक्निक जो है आपको अपनाना है और किस तरह के जो है वो निवेश करना है, उसके मैनेजमेंट, उसके प्रबंधन जो है वो उसके माध्यम से जो फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन है उसकी वृद्धि कैसे करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वह कृषि विभाग का जो है उत्तरदायित्व है। साथ ही जो है कृषि विभाग में जो विकास की दर है, ग्रोथ है, उसकी गति को कैसे जो है वो तेज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें उत्तरदायित्व होता है। बस आप एक सरसरी निगाह से देखिए, बाकी ऐसे स्टेटमेंट आपकी एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ऊपर देखते चलिए। अगला जो पॉइंट है वह है वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित जो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। तो यह इंपॉर्टेंट योजनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम योजना। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वह एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर कार्य योजना तैयार कर तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में, किसमें, तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि कर तिलहन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना। तो ऑयल सीड से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, किस क्षेत्र के लिए है ये, तो ये है तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि कैसे की जाए और उत्तर प्रदेश को इसमें कैसे जो है वो आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम योजना का उद्देश्य। इस योजना जो यह योजना है, योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में, कहाँ पर, समस्त जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है और योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि निवेशों पर कितने प्रतिशत तक का अनुदान अनुमन्य है, तो 50% तक का है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है। अगली जो योजना है वो है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन कर बढ़ाने का जो है प्रभावी जो है ये साधन है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी क्या है कि जो है इसमें इसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग किया जाना होता है और जिससे कि कृषि जो उत्पादकता और उत्पादन है इसको अधिक से अधिक करके जो है वो बढ़ाने का जो है सबसे प्रभावी साधन होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ये है कि इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर माइग्रेशन मैकेनाइजेशन के अंतर्गत
प्रमुख कार्य के रूप में ब्लॉक स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना, ब्लॉक स्तरों पर कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना तथा फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना का कार्य कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराकर किया जा रहा है। सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन की कार्यक्रम फसलों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मित्रवत तकनीकों को IPM के माध्यम से रोग कीट मुक्त रखकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रखा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है वह वर्षा आधारित क्षेत्रों में उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपनाकर टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त कर इन क्षेत्रों के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तो इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है कि जो वर्षा आधारित जो बाढ़ क्षेत्र या वर्षा आधारित जो क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, तो वहाँ पर किस तरह की जो है कृषि पद्धति को अपनाया जाए ताकि वहाँ की जो उत्पादकता है वो अच्छी खासी हो, जिससे कि कृषि के क्षेत्र जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति में क्या है सुधार हो सके। सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य पूर्व में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना, जैविक जैवग्रामों की स्थापना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट का विवरण तथा मृदा नमूनों के विश्लेषण परिणामों के आधार पर जो है मानचित्रीकरण करना है। अगला पॉइंट है परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य रसायन एवं पेस्टिसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति में जो है स्तर में सुधार करना है। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड जो अपना यूरिया ये सब अगर जो डालते हैं लोग ज़्यादा, इन सब का जो है प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र फल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि की उर्वरकता तथा जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है तथा कृषि प्रक्षेत्रों को स्तर पर जो है वो लाभकारी परिदृश्य भी स्थापित करना है। अगला जो प्रोग्राम है वो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम है। तो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो कि इस प्रकार हैं। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य प्रतिकूल मौसमी स्थिति में फसल की बुवाई न कर पाने, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने से कृषकों को बीमा कवर के रूप में सहायता देना होता है। अगली जो योजना है वो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसल नष्ट होने के आधार पर किसानों को जो है बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता देना होता है। अगली जो योजना है दोस्तों वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि सेक्टरों के विभिन्न विभागों द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर योजनाएं तैयार कर उनका जो है क्रियान्वयन जो है वो किया जा रहा है। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनाएं तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादक क्षमता एवं उसकी वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों की आय में क्या है वृद्धि करना है। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो इसके अंतर्गत हरित क्रांति योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम तथा त्वरित चारा विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं जो है वो संचालित हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान्य फसलों की व्यापक वृद्धि की संभावनाओं के दृष्टिगत धान एवं गेहूं का जो है उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, भूमि की दशा सुधारने, ठीक है, जो भूमि थोड़ा ऊसर मांगड़ होती हैं, ठीक है, उनका सुधार करना है, सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने,
कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन की भंडारण जो क्षमता है उसको क्या है, बढ़ाना और विपणन सहायता करना है। अगली जो योजना है वो मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि हेतु, ठीक है, भूमि सुधार हेतु जिप्सम, किसका वितरण, जिप्सम वितरण की योजना। तो इस योजना के उद्देश्य जो है क्षारीय एवं ऊसर भूमि को सुधार कर पुनः खेती योग्य बनाने तथा मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी दूर करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो योजना है वो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह योजना है, इम्पॉर्टेंट तथ्य है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब जो है यह, तो 1998 में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ठीक है, दैट इज RRB, और सहकारी बैंक जो होते हैं इनके द्वारा प्रदान किए गए ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए की गई थी। इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं, तो याद रखना है कि इसका जो है कब, तो अगस्त 1998 में वाणिज्यिक बैंक के द्वारा और जो RRB होते हैं और सहकारी बैंक इनके द्वारा ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है बनाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कौन से किसान इसके लाभ हेतु हकदार हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है कि 5,000 रुपये अथवा अधिक की उत्पादन ऋण के लिए जो है यह पात्र किसान होते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों को किस आधार पर दिए जाते हैं, तो किसानों की कितनी भूमि है उसके आधार पर जो है उनको लोन जो है अमाउंट दिया जाता है। पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और पासबुक उपलब्ध कराई जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसान किसके लिए करते हैं, तो खेती के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि जरूरतों की वस्तुओं के लिए जो है वो करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किस तरह का, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, जो डेबिट कार्ड होता है बस वहाँ पर आपको मिला होगा किसान क्रेडिट कार्ड लिखा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसान जो क्रेडिट कार्ड होता है वह कितने दिन के लिए वैलिड होता है, तो वार्षिक समीक्षा की शर्त पर जो है ये 3 वर्ष के लिए वैलिड होता है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। क्या ऋण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, तो लागत वृद्धि तथा फसल प्रारूप आदि में परिवर्तन होने पर ऋण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप कृषि कर रहे हैं उसमें आप कास्ट की अगर आपकी लागत जो है काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, फसल का प्रारूप भी जो है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, तो क्या है कि कृषि ऋण की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड करेगा बैंकों पर। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड से निकाली गई धनराशि का जो भुगतान है वह कितने समय में करना होता है, तो 12 महीने के अंदर जो है वो करना होता है, यानी 1 साल में। बैंकों के विवेक पर उपसीमाएं निर्धारित भी की जाती हैं। ऋण के बदलने व पुनः निर्धारण की अनुमति कब होती है, तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसलों के मामले में जो है वो ऋण के बदलने एवं पुनः निर्धारण की अनुमति दी जाती है। ऋण जारी करने वाली शाखाओं अथवा बैंकों के विवेक पर उसकी अन्य नामित शाखाओं के माध्यम से भी प्रचालन किया जाता है। अगला पॉइंट है कि कार्ड और पासबुक साथ होने पर स्लिप चेक के माध्यम से आहरण, ठीक है, यानी निकासी भी जो है वो की जाती है। प्रचालात्मक जोत क्या है, प्रचलात्मक जोत फसल पैटर्न और वित्त श्रेणी के आधार पर सीमा निर्धारण भी जो है वो किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो कार्यान्वयन है किनके द्वारा किया जा रहा है, तो यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। वाणिज्यिक बैंक हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक हैं और जो RRB यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनके माध्यम से किया जाता है। याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है इस योजना के दीर्घावधि जो है वो, इस योजना को दीर्घ अवधि सहकारी क्रेडिट संरचना के उधारकर्ताओं तक विस्तारित किया गया है, जिससे राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकासों के बैंक उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी सभी ज़रूरतों को इस योजना के तहत पूरा किया जा सके। ठीक है, तो बस रीड करिए, इंपॉर्टेंट तथ्य जो होगा यहाँ पर हम बताएंगे किस तरह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सरकार ने वर्ष 2002-03 से किसान कार्ड धारकों को बैंकों द्वारा व्यक्तिगत बीमा पैकेज की सुविधा भी लागू कर दी है, जो कि अन्य क्रेडिट कार्ड धारकों को दी जाती है। तो याद रखना है कब से है, तो वर्ष 2002-03 से। ठीक है,
तो ये जो क्रेडिट कार्ड धारक होते हैं किसान, इनको जो है बैंकों द्वारा जो है वो पर्सनल जो है वो बीमा पैकेज की सुविधा भी क्या है दी जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना से क्या है, यानी कि अगर किसी किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो अगर उसकी दुर्घटना से मृत्यु होने पर कितना रुपए राशि दी जाती है, तो 50,000 रुपये राशि भी प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत बीमा योजना के अंतर्गत अस्थायी रूप से अपंग होने पर व्यक्ति को कितने रुपए दी जाती है, तो दुर्घटना अगर मृत्यु होती है तो 50,000, अगर अपंग होता है तो उसका आधा 25,000। इस बीमा की जो प्रीमियम राशि है उसका जो भुगतान है वो किसको करना होता है, तो कार्ड निर्गत करने वाली संस्था को, यानी जो बैंक होंगे उनको। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कृषक धन निकासी के लिए किस माध्यम को चुन सकते हैं, तो शाखा से परिचालन या चेक सुविधा या एटीएम डेबिट कार्ड से या व्यवसाय प्रतिबंधों के माध्यम से आगत डीलरों पर चलो अंतरण लेन देन द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ जो तीसरा चैप्टर रहा वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर रहा दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने से रिवाइज भी कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य रहे, कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा रहे, उन्हीं को याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कंप्लीट बुक होती है, बुक की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी जो लेक्चर वाइज पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेंगी, आप यहां से डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।